हाथ से मिल के तमाम वो है। एक कुत्ता पाकिस्तान जा रहा था, बॉर्डर पार करके पाकिस्तान कुत्ता भारत आ रहा था, बीच में भेंट हो गई। भारत के कुत्ते से पूछा क्यों भाग रहा है, हिंदुस्तान में तो आजादी है। हिंदुस्तान के कुत्ते ने कहा कि भाई भूखना बहुत पड़ता है, ग्राम प्रधानी का चुनाव, सरपंची का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, फिर इसके बाद लोकसभा का चुनाव, भूखते भूखते थक जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उसका तू क्यों भागता है, वहां सरकार किसी की हो, सेना सरकार चलाती है। तो पाकिस्तान कुत्ते क्या कहते हैं, वहां भूखने ही नहीं देते। ये जगत की भाषा है। मैं 4 पत्तियों के साथ इंडिया जी को बड़े सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूँ कि आंच दे संवेदनाओं को पिघलने के लिए, बद चलन होती हवा का रुख बदलने के लिए। योगी देवनाथ ने एक दीप चलाया है बड़े विश्वास से इन अंधेरों के इरादों को कुचलने के लिए। बाबा का जला हुआ दीप भी जल रहा है, और अंधेरा मन का अंधेरा है, साप है, ताप है, राग है, डाह है, द्वेष है, ये समाप्त हो, सबको आप भूल जाए और खिलखिला के हंसते हैं, उससे अच्छी कोई दवा नहीं है। आपकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। देश के अंतरराष्ट्रीय ख्याल प्राप्त कर प्रदीप दिल्ली। बाबा देवराज जी सामने बैठ के कविता सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ही प्रणाम करता हूँ। समस्त मंचस्थ सरस्वती पुत्र और पुत्रियों को भी प्रणाम करता हूँ। सामने साक्षात महाराज जी की उपस्थिति है, आपको भी प्रणाम करते हैं। आप समस्त लोग जन बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी भी बीच में बैठे हैं, मुझे पता नहीं है कि आप कौन हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं। धनंजय भैया भी बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, हमें थोड़ा सा संकेत दे दीजिए। तो चले गए बेचारे वो भी। माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं। भैया जी सीटी का है बजा रहा है, इसको बंद कर दीजिए। हाँ, इन्हें भी ऐसे ही प्यार से उठाए। लेकिन आपने बड़ा सम्मान दिया हमें मंच के माध्यम से, इतना सम्मान से जो अवगत कराया। मैं आप सबको बताऊं महाराज जी, जो सम्मान आपने दिया है कोई एहसान नहीं किया, हम हैं भी इसी लायक, हम सही बता रहे। और हमारा सम्मान आगे से नहीं महाराज जी, बचपन से है। जब मैं पढ़ता था, मैं तो महाराज जी मैं आपको बताऊं, मेरा सम्मान बता रहा था मैं आपसे, जब मैं कक्षा 10 में तीसरे बार फेल हुआ। अब ये हंसने की बात है क्या, ऐसे ही फेल थोड़ी हुए। जब मैं कक्षा 10 में तीसरे बार बहुत अच्छे नंबरों से फेल हुआ, तो हमारे प्रधानाचार्य जी ने हमें महाराज जी बड़े आदर और सम्मान के साथ प्रधानाचार्य कार्यालय में बुलाया। जब हम प्रधानाचार्य कार्यालय उनके पास पहुंचे, तो प्रधानाचार्य जी ने हमारे सम्मान में कुर्सी छोड़ दी, वो हमारे सामने खड़े हो गए। वो खड़े होकर के उन्होंने हमारे दोनों हाथ जोड़े। ऐसे ही हाथ नहीं जोड़े, अपने यहाँ हाथ कई प्रकार से जोड़े जाते हैं। जब आपने देखा होगा जैन समुदाय के लोग हाथ जोड़ते हैं तो वो हाथ हिला के जोड़ते हैं। हम जब प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़ते हैं तो सीधे हाथ जोड़ लेते हैं। उन्होंने हाथ हिला के भी नहीं जोड़े, सीधे भी हाथ नहीं जोड़े, वो हमारे सामने खड़े हुए और ऐसे हाथ जोड़े और हमसे कहा कि हे प्रभु अब हमें क्षमा करो। हमने महाराज जी उन्हें क्षमा किया। सब बजाते रहिएगा थोड़ा सा, देखिए हम हाँ कब कायदे की बात निकल जाए हमें, हम बता रहे हैं आपसे, मजा आएगा। और मैं तो जब कक्षा 10 में पढ़ता था महाराज जी, परीक्षा देने पहुंचे, पहले दिन पेपर देने पहुंचे, संस्कृत का पेपर था। आप विद्वता देखिए, हमारी विद्वान में बहुत बचपन से रहा हूं। मैं पेपर देने पहुंचा, संस्कृत का पेपर था महाराज जी। परीक्षा में पहला प्रश्न था, उसमें लिखा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नीचे लिखा था, इसका हिंदी में अनुवाद करिए। महाराज जी हमारे क्लास का कोई बच्चा नहीं कर पाया, लेकिन मैं विद्वान आदमी, मैंने किया। मैंने लिखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैंने लिखा कि जब सर्वे किया गया, अब हंसने की बात क्या है, सर्वे माने सर्वे ही तो होती है, और भाजपा की सरकार है आजकल, सर्वे तो होते ही रहते हैं। उस परीक्षा में प्रश्न था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैंने लिखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि भवंतु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। उसकी दूसरी लाइन थी, उसमें लिखा था कि सर्वे संतु निरामया। मैंने हिंदी लिखी कि सारे के सारे संत निर्माया में लिप्त थे। उसकी तीसरी लाइन थी कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मैंने हिंदी लिखी कि ये सर्वे भद्राणी और पश्यन्तु ने मिलकर के किया। हम सही बता रहे। उसकी चौथी लाइन थी कि मां कश्चित दुख भाग भवेत। महाराज जी मैंने लिखा कि उनकी मां भी क्या कर सकती थी, जिसके भाग में ही दुख लिखा हो। हम सही कह रहे हैं महाराज जी, हम बहुत विद्वान आदमी, पर हम सही बता रहे महाराज जी। हमारा बड़ा सम्मान है अपने नगर में, जिला में, प्रदेश में और पूरे देश में बड़ा सम्मान है महाराज जी। बस घरवाली सम्मान नहीं करती, तो ये दशा तो देश के हर पति की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अकेले नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अभी हम इधर आना था महाराज जी, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी एक दिन पत्नी आ गई, बोली क्या कर रहे हो? अरे हमने कहा हम कविता लिख रहे हैं। बोली आखिर आप कविता कैसे लिख लेते हो? तो हमारे अंदर का कवि जागा। अरे हमने कहा पागल हो क्या, कविता लिखने में दिमाग लगता है। तो हमसे बोली इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। बड़ा सम्मान है हमारा, हम आपसे सही बता रहे हैं। एक दिन दोबारा मैं फिर बताऊं, बहनें भी बैठी है समझदार है। एक दिन हमसे फिर से बोली आपको पता है अपने विवाह की वर्षगांठ आ रही है। तो महाराज जी मैंने कहा इसमें कौन सी नई बात है प्राण प्रिय, वो तो हर बार आती है। बोली नहीं, इस बार विवाह की वर्षगांठ हम अलग तरीके से मनाएंगे। तो हम चौंक गए महाराज जी, हमने कहा कैसे? बोली इस बार हम आपको गिफ्ट देंगे। तो मैं सही बताऊं भाई साहब, आप नीली सदरी पहने बैठे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे हम आपका चरित्र चित्रण कर रहे हैं। भगवान का बड़ा अच्छा सुन रहे हो। हाँ, तो हमने उससे कहा पत्नी, हमारी पत्नी से हमने कहा कैसा नए तरह से आप नए तरीके से कैसा मनाना है? बोली ऐसे कि इस बार हम आपको गिफ्ट देंगे। अब महाराज जी हमने भी कवि आदमी, हमने भी बुद्धि लगाई। हम समझ गए कि कद्दू चाहे छुरी पे गिरे, चाहे छुरी कद्दू पे, कटना तो कद्दू को। हम समझ गए। तो हमने उससे कहा कि हे प्राण प्रिय तुम हमें गिफ्ट मत दो। बोले नहीं कुछ ना कुछ देना है। तो हमने कहा अगर देना है तो हमें थोड़ी सी इज्जत दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो। वो हमारी तरफ बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखी, भैया जैसे तुम देख रहे हैं। हम सही कर, बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखी और बोली सुनो हम गिफ्ट ही दे पाएंगे। हमें बड़ी बेइज्जती महसूस हुई बहन जी, आप भगवान की हम सही बता रहे हैं, बड़ी बेइज्जती महसूस हुई हमें। उसने कहा कि हम आपको गिफ्ट ही दे पाएंगे, मतलब इज्जत नहीं। तो हमने उससे कहा, हमने कहा हमें बड़ा बुरा लगा। हमने अपनी सास को फोन लगाया, हमने उससे कहा कि माता जी आपकी बिटिया बिल्कुल बेकार है, इसके पास कोई संस्कार नहीं, इसके पास कोई मैनर्स नहीं, इसके पास कोई तरीका नहीं, इसके पास कोई ढंग नहीं, इसके पास बात करने का सलीका नहीं, ये तो एकदम बदतमीज किस्म की है। तो हमारी सास बोली आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके पास तरीका नहीं है, इसके पास सलीका नहीं है, इसके पास ढंग नहीं, इसके पास मैनर्स नहीं, ये एकदम बदतमीज किस्म की है। केवल इसी बदतमीजी की वजह से इसको अच्छा लड़का नहीं मिला। हम अखंड बेइज्जती के आदी हैं। हम सही बता रहे हैं। निकाल लो भैया, हम सही बता रहे हैं। तो परीक्षा की बात कर रहा था, स्कूल पेपर देने पहुंचे, संस्कृत का पेपर था, परीक्षा में दूसरा प्रश्न आया। उसमें लिखा था महाराज जी की विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। नीचे लिखा था हिंदी अनुवाद करो। महाराज जी मैं विद्वान आदमी, मैंने लिखा कि स्कूल में विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान जी का होता है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष या जनपद पंचायत अध्यक्ष का हिस्सा नहीं होता। हम सही बता रहे हैं। विद्वान आदमी मंच पे अकेले हम हैं, हमारे सम्मान में भी आप ताली बजा सकते हैं। हम सही बता रहे हैं। सरस्वती का मंच है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे, बस गीता पर हाथ नहीं रखेंगे। हम सही बता रहे हैं महाराज जी। मैं ब्राह्मण आदमी, महाराजाधिराज त्रिलोक विजयी लंकाधिपति महाराज रावण का वंशज। उन्होंने एक बार धोखे से सीता पर हाथ रख दिया था, भगवान कसम पूरा खानदान नष्ट करा लिए थे। तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, बस जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। संस्कृत का पेपर था, परीक्षा में तीसरा प्रश्न आया महाराज जी। उसमें लिखा था कि तमसो मां ज्योतिर्गमय।
संस्कृत का पेपर परीक्षा में तीसरा प्रश्न, उसमें लिखा था कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, नीचे लिखा था हिंदी अनुवाद करिए। मैं विद्वान आदमी, मैंने किया, मैंने परीक्षा में लिखा तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैंने लिखा कि तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के पास जाता हूं। मंच पे इकलौते विद्वान आदमी है, हमारे सम्मान में भी मैं सही बता रहा था। अगले दिन फिर पेपर देने पहुंचा, अगले दिन पेपर देने पहुंचा, इतिहास का पेपर महाराज जी। और भाई साहब मैं सही बता रहा हूं, सरस्वती का मंच है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे। इतिहास का पेपर परीक्षा में प्रश्न आया, उसमें लिखा था कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। हमारे क्लास का कोई बच्चा नहीं बता पाया, लोगों ने अलग अलग तर्क दिए। एक ने लिखा कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन अहंकारी था, उसने किसी की बात नहीं मारी। तो महाराज जी दूसरे ने लिखा कि अगर भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत ना होती। तीसरे ने तो यहां तक लिख दिया कि अगर भीष्म पितामह ने विवाह कर लिया होता तो महाभारत की नौबत ना आती। लेकिन महाराज जी मैं विद्वान आदमी, अगर तर्क मैंने सही दिया हो तो आप हमें आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैंने लिखा कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि उस समय पुलिस नहीं थी। सही बता, अगर पुलिस होती तो 5 पांडव और 5 कौरव को पकड़ती, रात भर थाने में बिठाती, सुबह कुछ ले दे के राजीनामा करा देती। हम सही बता रहे हैं, महाभारत की नौबतें ही ना आती। अब फिर पेपर, इतिहास का पेपर परीक्षा में दूसरा प्रश्न आया, उसमें लिखा था कि महाराज धृतराष्ट्र, उसमें दूसरा प्रश्न, उसका पेपर था इतिहास का, और उसमें दूसरा प्रश्न आया, बहनें बैठी हैं, हमें लगेगा कि आपका समर्थन हमें मिले। उसमें लिखा था कि त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उन्हें लिखा कि त्रेता युग में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन माता सीता उनके साथ वनवास क्यों गई, कारण बताइए। महाराज कोई लड़का नहीं बता पाया, लेकिन मैं विद्वान था, मैंने तर्क दिया। एक लड़के ने लिखा परीक्षा में, एक लड़के ने लिखा कि वो इसलिए वन में माता सीता गई क्योंकि भगवान राम सुकुमार थे, कभी घर से महल से बाहर ही नहीं निकले थे, इसलिए माता सीता उनके साथ गई। तो दूसरे ने यहां तक लिखा कि माता सीता एक पतिव्रता नारी थी, वो अपना पतिव्रत धर्म निभाने के लिए भगवान राम के साथ गई। तो तीसरे ने यहां तक लिख दिया कि कलियुग के छात्र हैं कि उनको भगवान राम पे ही विश्वास नहीं था, इसलिए भगवान राम के साथ गई। लेकिन मैं विद्वान आदमी, मैंने तर्क दिया, मैंने लिखा कि भगवान राम के साथ माता सीता वनवास इसलिए गई क्योंकि जिस घर में 3-3 सासें हों तो बहू के लिए वनवास ही ठीक। हम सही बता रहे हैं। हम पहले आपसे कह रहे थे सरस्वती का मंच है, जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हम सही बता रहे हैं, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमें लोग चर्चा हमारे विषय में कर देते हैं। महाराज जी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि बाहर बहुत सम्मान है, बस घरवाली सम्मान नहीं करती। बस हमें एक हम छंद निवेदित करना चाह रहे थे, एक हमें थोड़ा सा आपका आशीष मिले। इनने सरस्वती की वंदना पढ़ी बड़ी अच्छी, लेकिन महाराज जी हमारे लिए कुछ नहीं मांगा, हमें बुरा लगा। हम अपनी वंदना खुद कर लेते हैं, आपका आशीष हमें मिल जाए। सरस्वती मैया जी पाऊं मैं इतना तेरा प्यार, सरस्वती मैया जी पाऊं मैं इतना तेरा प्यार, सरकारी नौकर को जैसे रिश्वत संग पगार। सरस्वती मैया जी पाऊं मैं इतना तेरा प्यार, वो सरकारी नौकर को जैसे रिश्वत संग पगार। रिश्वत संग पगार बिना मेहनत की पाऊं, रिश्वत संग पगार बिना मेहनत की पाऊं, और भ्रष्ट आचरण करके भी श्रीमान कहूं, भ्रष्ट आचरण करके भी श्रीमान कहूं। छंद बंद लिख सकूं मंच पे गाऊं स्तुति, छंद बंद लिख सकूं मंच पे गाऊं स्तुति। मेरे छल छंदों को सिद्ध करो मेरी मां सरस्वती, मेरे छल छंदों को सिद्ध करो मेरी मां सरस्वती। एक आशीष मिले। हम चर्चा कर रहे थे कि हम घर में परेशान कितने, हम एक छंद एक पढ़ के चाहते हैं महाराज जी कि हम ये बताना चाहते हैं हमारी पत्नी कैसी है,
जो सम्मान हमारा नहीं करती, तो आपका आशीष हमें मिले। अगर आपकी भी वैसे ही हो तो आप ना बोलिएगा, हम समझ लेंगे कैसे हो सकता है इनमें कोई बैठी हो। आप ताली बजा सकते हो, हम आपसे एक गारंटी लेते हैं कि इधर जब तक हम खड़े हैं आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी अलग बात है कि घर जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। हम सही बता रहे। हमारी पत्नी कैसी है, एक हम छंद पढ़े देते हैं, आप समझ लीजिएगा। खात है भात, एक बुंदेली भाषा में आप समझेंगे। एक आपने जीव सुना होगा भाई साहब, जिसके पूरे शरीर पे कांटे लगे होते हैं, सुना है आपने? शेर भी उस पर आक्रमण करने से डरता है, से ही। बस आप एक चित्रण कर लीजिए कि से ही हमारी पत्नी। आप बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, भगवान कसम आप सामने बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपसे हमें साक्षात एनर्जी मिल रही है। भगवान कसम आपकी दशा भी हमसे कम नहीं है। आप अपने सम्मान में भी आप ताली बजा सकते हैं। नहीं आप बैठिए, आप उठिएगा नहीं, हो सकता है भाभी जी सामने बैठी हो तो आप नहीं उठ पाएंगे, आप बैठिए। हम तो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि हमारी वाली नहीं है। खात है भात सदा दिन रात, रहे पग रात परात सीधे ही। जब हमारे घर में आई थी महाराज जी तो ऐसी थी, आज परात जैसी फैल गई है। खात, अच्छा एक और बताए महाराज जी, हमारी एक पत्नी है। हंसने की क्या बात, तुम्हारी 4-6 है क्या? एक सबकी है तो हमारी है। और एक बात और है, आप मध्य प्रदेश के हो, यहाँ का एक मुख्यमंत्री 65 साल की उम्र में विवाह कर सकता है। हम उत्तर प्रदेश के हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री 95 साल की उम्र में विवाह कर सकता है। तो हमारी उम्र अब महाराज जी 45 साल है। अभी से हम गारंटी नहीं ले सकते, अब तक एक है और बड़ी धार्मिक स्वभाव की महिला है। मैं आपसे सही बता रहा हूँ महाराज, मैं आपको बताऊं कि इतना धार्मिक स्वभाव की महिला है कि रोज सुबह 5:30 बजे सूर्योदय से पहले बिना चप्पल के रोज मंदिर जाती है, लेकिन उधर से बिना चप्पल के आती नहीं। हम सही बता रहे। अच्छा, और बहुत आज्ञाकारी है। हम मतलब अब क्या भी कह दें हम उसके सामने, और हमारा बहुत ख्याल रखती है। एक दिन मैंने बड़े जोर से कहा, मैंने कहा हमें 500 रुपए दे दो। आज तो भाई सब दे गए, उसने हम नहीं थे हमारे पास। मैंने कहा हमें 500 रुपए दे दो। बोली क्या जरूरत है? हमने कहा चश्मा बनवाना है, दूर की नजर कमजोर हो गई। उसने हमारा, भाई साहब आप हमारी तरफ देख लो, आप अपनी आंख ना मलो, आपका कार खराब नहीं है। हम सही बता रहे हैं। हमारे पास आई, बोली क्या हो गया? हमने 500 रुपए दे दो, चश्मा बनवाना, दूर की नजर कमजोर है। उसने हमारा भाई साहब कान पकड़ा, छत पे ले गई। बोली वो क्या है? हमने कहा चंद्रमा। बोली और कितने दूर देखोगे? हम बड़ी दशा खराब है भाई साहब, भगवान कसम। ये हमें तो लोग बेकार हास्य का कवि कह देते हैं, हम हास्य के थोड़ी हैं, असली वीर रस के कवि हम। ये ओज के कवि ये है क्या? पत्नी के सामने बोलने के लिए साहस चाहिए। ये खात है भात सदा दिन रात, रहे पग रात परात सीधे ही। वा क्रोधी महान उजारत प्राण, जो सामने आए सुधारत ते ही। मैं राम कहूँ हनुमान कहूँ, मैं राम कहूँ हनुमान कहूँ, मैं मनाऊं रमाया जपूं वैदेही। वो कौन से पाप फले हैं प्रदीप, हाँ कौन से पाप करे हैं प्रदीप, जो ब्याह के ल्याए निवास में से ही। कौन से पाप फले हैं प्रदीप, जो ब्याह के ल्याए निवास में से ही। देखिए आप थोड़ा सा ताली बजाते रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम कवियों की, मैं सही बता रहा हूँ, हम कवियों की आदत खराब होती है, और आदत किसी की खराब हो जाए महाराज जी ये बड़ी खराब बात है। तुम भैया वीडियो बना रहे हो कि ऐसे ही कैमरा लिए? नहीं हमारे नहीं, हम सही बता रहे हैं, हमारे साथ दुर्दशा बहुत हुई। हमारी जब शादी हो रही थी महाराज जी, तो ये जो बैठा है लड़का जितेंद्र चिल्ला रहा था शुरू में। मैंने इससे कहा, मैंने कहा जितेंद्र हमारी शादी है, तुम एक काम करो यार, हमारे लिए अच्छा से एक वीडियो फोटोग्राफर लेके आओ। हमारी शादी में फोटोग्राफर करना, जो बोले ठीक है फोटोग्राफर लेके आया। अब हमारी शकल सूरत जैसी हो गई है, आप इस चक्कर में ना पड़ो।
हम आपसे भाई साहब सही बता रहे हैं, हमारी शकल सूरत चाहे जैसी हो, घरवाली हमारी कैटरीना कैफ का अवतार लगती है बिल्कुल। हम सही बता रहे हैं। और वो फोटोग्राफर ये लेके आया, खड़ा रहा, 15 मिनट हो गए, उसने एक भी फोटो नहीं खींची। हमें बड़ा बुरा लगा। हमने इससे कहा ना कि यार पैसा लग रहा है, फोटो खिंचवाओ। जो उसके पास गया, उसने कहा भैया फोटो क्यों नहीं खींच रहे हो? तो फोटो, अब आप फोटोग्राफर का आदत खराब, उसने कहा बोले भाई साहब टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही। ये बोला कैसी? बोले टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी आ रही कि अगर कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो दुल्हन गायब हो जाती, ब्राइटनेस कम करते हैं तो दूल्हा गायब। बड़ी बड़ी विकराल समस्या है कि आखिर हम करें क्या? हम सही बता रहे, ताली वाली बजाते रहेंगे तो हमें एक एनर्जी मिलती है। अच्छा, आदत खराब, हम सही बता रहे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक गांव में महाराज जी बिजली नहीं थी। आदत खराब मैं बता रहा हूँ। और जब बिजली गांव में लगना थी तो उस गांव के लोग बड़े प्रसन्न थे, लोग नाच रहे थे, लोग गा रहे थे, लोग बड़ी मस्ती कर रहे थे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे। उनके साथ एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी महाराज बड़ा प्रसन्न था, बड़ा नाच रहा था, भौं भौं कर रहा था। हमें चैन नहीं पड़ा। हमने उस कुत्ते से कहा, हमने कहा यार इनके गांव में लाइट लग जाएगी, इन्हें बल्ब में रोशनी मिल जाएगी, इन्हें पंखा मिल जाएगा, इन्हें एसी मिल जाएगी, इन्हें कूलर मिल जाएगा, इन्हें हीटर मिल जाएगा, इसलिए ये प्रसन्न है, ये नाच रहे हैं, आखिर तुम क्यों हंस रहे हो? कुत्ता आदमी आदत खराब। हमने कहा आखिर तुम क्यों प्रसन्न हो, तुम क्यों नाच रहे हो? तो कुत्ता बोला जब गांव में बिजली लगेगी तो खंभे भी तो लगेंगे। आदत खराब, हम सही बता रहे। आदत किसी की खराब हो जाए ये बड़ी खराब चीज है। हम सही बता रहे। ये इसकी सूरज की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, एक दिन हमारे घर पहुंच गया महाराज जी, हम अपने घर में एक तोता पाले, वो बड़ा अच्छा तोता। जैसे ही हमारे घर कोई प्रवेश करता है तो तुरंत उससे कहता है भाई साहब नमस्ते। हम सिखाए हैं उसको ऐसा। ये सूरज भी पहुंचा, जैसे जो वहां पहुंचा तो हमारे कुत्ते ने, उसने तोते ने देखा और देख करके बोला 2 कौड़ी के आदमी हो यार। अच्छा, बुरा हमें भी लगा। हमने तोते से कहा, उसको निकाला तोते से, उसको मना, हमने जैसे हमसे बोला बोले भाई साहब आपका तोता कैसा है? तो हमने इससे कहा, हमने कहा आखिर पक्षी है अपन कर भी क्या सकते हैं। इस बात से हमारे तोते को बल मिला। बोला हाँ हाँ तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। अच्छा, अब महाराज जी हमें भी बुरा लगा। कैसे आदमी भले ही 2 कौड़ी का हो लेकिन उसके सामने कहना नहीं चाहिए। हम सही बता रहे। मैंने अब गुस्सा आ गया, मैंने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, 2-3 थप्पड़ मारे, फिर पिंजरे के अंदर फेंक दिया। तो अब जे बैठा रहा थोड़ी देर, तो ये तोते की तरफ देखा, तोता नीचे सिर झुका ले, ये अंदर चला गया। इसने चाय पीने के बाद ये निकलने लगा, इसने तोते की तरफ देखा, तोता कुछ नहीं बोला। ये बैठ गया, इसने अपने जूते पहने, फिर तोते की तरफ देखा, तोता कुछ नहीं बोला। अब ये निकलने लगा, जैसे ही घर से बाहर, इसने पलट के फिर तोते की तरफ देखा तो तोता बोला सुनो। ये रुके, इनने उसकी तरफ देखा, बोले देखो अब की बार हमने कहा कुछ नहीं, लेकिन समझ तो तुम गए ही हो। मतलब ऐसे ही आप तालियां बजाते रहेंगे तो हमें लगेगा कि आप हमें सुन रहे। और हमारी जैसा आदत खराब होती है हम कवियों की, ये बहुत सही बात है। हमारे तो बड़े भाई डॉक्टर हैं, और डॉक्टर आदमी आदत खराब। एक दिन हम अपनी पत्नी को लेके गए उनके पास, हमने कहा भाई साहब इनको देख लीजिए, थोड़ा इनकी तबीयत ठीक नहीं। बोले क्या हो गया? हमने कहा बुखार। बोले बैठो। सामने बिठाए, भगवान कसम महाराज जी ऐसा लगा कब चुल्लू भर पानी नहीं मिला उस समय। जैसे ही डॉक्टर साहब हमारे भाई, बड़े भाई साहब हमारे बैठे, सबसे पहले उन्होंने हमारी पत्नी का घूंघट खोला। हमें बुरा लगा, फिर उन्होंने गाल पकड़ के खींचा। अब अति हो गई थी। हमने कहा आखिर भाई साहब आप कर क्या रहे? बोले कुछ नहीं, तुम शांत बैठो, हम इनकी आंख देख रहे। इनने आंख देखी भाई साहब, हम चुप रहे। थोड़ी देर बाद इनने पत्नी की उंगली पकड़ी, हम चुप रहे। उनने कलाई पकड़ी, हम अब भी चुप रहे। अब उन्होंने यहां पकड़ लिया। डॉक्टर आदमी आदत खराब। तो हमने कहा भाई साहब अब छोड़ दो, आखिर आप कर क्या रहे हो? ये वो हमसे बोले चुप रहो तुम, इनको नस में माता जी इंजेक्शन लगाना है और 20 मिनट हो गए हमें इनकी नस नहीं मिल रही। तो हमने कहा भाई साहब छोड़ दो हाथ। बोले क्यों? हमने कहा हमें 20 साल में नहीं मिल पाई। कहां से मिल जाएगी? एक छंद और निवेदित करते हैं, अगर आपकी पत्नियां वैसी हो तो एक बता दीजिएगा। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में, मुरेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंगसन। अभी हमें कवि सम्मेलन में आना था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा सुनो हमें कवि सम्मेलन में आना है। बोली तो? हमने कहा हमें पानी दे दो।
उसने बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखा, फिर हमसे बोली तुम हमारे पुरखे हो क्या जो तुम्हें हम पानी दे दें? हम सही बता रहे। मिली है भवानी हमें अधरन कानी में मुंह रेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंक्शन। मैंने उससे फिर से कहा, मैंने कहा सुनो, हमें कवि सम्मेलन में जाना है, तुम जल्दी से कुछ बना लो। बड़ी आज्ञाकारी पत्नी है भाई साहब। मैंने उससे कहा हमें कवि सम्मेलन में जाना है, जल्दी से हमारे लिए कुछ बना लो। तो उसने मुंह बना लिया भाई साहब। मिली है भवानी हमें अधरन कानी में मुंह रेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंक्शन। मैंने उससे फिर से सोचा, मैंने कहा देखो पत्नी से लड़के जाना ठीक नहीं। मैंने उसके महाराज जी कंधे पे हाथ रखा, मैंने बड़ी और प्यार से उससे कहा, मैंने कहा यार गुस्सा मत हो, अच्छा तुम कुछ सुनाओ। भगवान कसम इतनी सुनाई कि अब तक याद है। हम सही बता रहे। अच्छा सुनाने, एक महिला भी बैठी है हमारे मंच पे, और महिलाओं से हम डरते इसलिए कि हम 5 के बीच में 1 है। 20% की हिस्सेदारी भगवान कसम, इनसे नहीं लड़ सकते। आज मिली है भवानी हमें अधरन कानी में मुंह रेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंक्शन। एक्शन ऊके हैं अपार उत्पात वाले रोबत घरैया ऊके नौने नैया फंक्शन। कहाते प्रदीप लीप डारी लोक लाजे उन्हें हरकत ऐसी जैसे माइकल जैक्सन। वो सैक्सन ऐसे के पुरा पड़ोस संकट में ऊके मारे पर गए आपस में फ्रैक्शन। सैक्सन ऐसे के पुरा पड़ोस संकट में। अब हमें लगा कि हम वास्तव में चलचित्रण आप ही का कर रहे हैं, हम धोखे से भाई चक का भ्रम कर रहे हैं। हम सही बता रहे। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो। मिली है भवानी हमें अधरन कानी में मुंह रेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंक्शन। एक्शन ऊके हैं अपार उत्पात वाले रोबत घरैया ऊके नौने नैया फंक्शन। कहाते प्रदीप लीप डारी लोक लाजे उन्हें हरकत ऐसी जैसे माइकल जैक्सन। वो एक्शन ऐसे के पुरा पड़ोस संकट में ऊके मारे पर गए आपस में फ्रैक्शन। एक्शन ऐसे के पुरा पड़ोस संकट में ऊके मारे पर गए आपस में फ्रैक्शन। एक लाइन आपकी पत्नियों के लिए, अगर वैसे ही हो तो ठीक है, फिर हम अपना स्थान ले। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। अच्छा मैं आपको एक बात और बताया भाई साहब, आपने बड़ी हमारे ऊपर पुष्प वर्षा करी, भगवान कसम बड़ा अच्छा लगा। हम कवियों के जीवन में दो चीजों का बड़ा महत्व है, एक तो माइक और दूसरा वाइफ। इन दो के बिना हम चल नहीं पाते। तो एक दिन हमने एक शोध किया कि माइक और वाइफ में अंतर क्या है। अगर आपको भी लगे तो आप हमें बता दीजिएगा, वहीं से अपनी ताली बजा दीजिएगा, हम समझ जाएंगे माइक और वाइफ में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर है कि माइक को अपनी सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। अच्छा वाइफ और माइक में एक अंतर और है कि माइक के सामने तो हम जोर से भी बोल सकते हैं, आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। अच्छा एक अंतर और है भाई साहब कि माइक की तो 1 साल की गारंटी भी है, भगवान कसम 1 दिन की नहीं है। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। उनके हृदय में धधकती है आग जो भी हिम्मत हो आपकी तो उसको बुझाइए। अरे आइए जो आपको घमंड हो बेसूरता का बल में बला बल में हाथ आजमाइए। वो होवे जो पराजय तो मन को गिराइए ना जीवन संवारने को चरणों में जाइए। होवे जो पराजय तो मन को गिराइए, जीवन संवारने को चरणों में जाइए, जीवन संवारने को। देश के महान कवि
प्रदीप दिगलिया ने सचमुच आपके अंतर्मन को हंसी से भर दिया। बंधु आप ताली बजा करके इससे कवि का अभिनंदन करें। एक बात भी ये झूठ नहीं बोले। ये इनका गौना आया, बीबी अपने मायके गई तो सहेलियों ने पूछा कि पतिदेव से आपका कैसे निकलता है, तो उसने कहा कि और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे पतिदेव इतना गर्म होकर के इतना झिझक के बोलते हैं, मैं डर जाती हूँ। कहते ये काम करके रखना वरना, ये काम करके रखना वरना, ये काम करके रखना वरना। तो सहेलियों ने कहा कि जाए अगर तुम्हारे पतिदेव दिहुलिया जो बहुत गर्मा है और गरजे तो उनसे डांट के पूछना दुगुना, वरना आप क्या कर लेंगे। वही दिहुलिया जी ने कहा कि पानी गर्म करके रखना वरना। तो बीबी ने कहा नहीं करूंगी तब क्या कर लेंगे। कहा कर क्या लेंगे, ठंडे पानी से नहा लेंगे। ये सही घटना बता रहे थे। ये एक बार जब इनका गौना आया तो इनके गुरु ने कहा कि बेटा पहली बार बीबी से अगर दब गए तो गुलाम बन के रहना पड़ेगा, और बीबी दब गई तो तुम्हारी गुलाम रहेगी। बीबी को दबाने जाते हैं, बीबी जवाब देती है कि रात थी सुहाग की वो डालने प्रभाव चले, बोले हम तेरे खानदान को भिड़ाएंगे और बाप से निपट लेंगे, भाई से निपट लेंगे, उससे निपट लेंगे जिसको भी पाएंगे। तो नयन महयासु भर नारी ने सवाल किया, प्राणनाथ हम एक बात बतलाएंगे, अब आप तो ये पूरे खानदान से निपट लेंगे, मुझको क्या आपके पिताजी निपटाएंगे। दिहुलिया जी हास्य व्यंग में पत्नी आलम्बर रही। बंधु एक बार फिर मैं उस सरस गीतों की तरफ आपको ले चलना चाहता हूँ। बहुत सफल कार्यक्रम मैं बताऊं आपसे कि अगर टीवी पे जाए तो समझिए कि लाखों में बिकेगा। और ये सारे कवियों के एक बार फिर धन्यवाद, बाबा का आशीर्वाद। बाद में आपने कई बार आचार्य लोमेश जी को, गर्ग जी को आपने संबोधित किया, आपका पाप कटा बच्चा, समझिए 50% कट गया, 50% आप आपके अपने भरोसे हैं। लोमेश जी का आशीर्वाद मिला। मैं फिर गीतों की तरफ ले चलना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कवित्री हैं हमारे बीच में बैठी हुई हैं। मैं उन्हें 4 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ कि सोई आग धक जाएगी, सोई आग धक जाएगी, मन की नींद भाग जाएगी, तुम कस्तूरी केस न खोलो, सारी रात महक जाएगी, सारी रात महक जाएगी। आइए जम के पहुंच दे दिया ना, ये तुम्हारे लिए बैठे। मेरे जीवन का सच्चा गीत है। और एक बात याद आ रही है कि मेरे जो पति हैं वो मैथमेटिक्स के टीचर हैं। तो जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो उन्होंने लिखा 12.999 और 1-1.5 घंटे के बाद मुझे समझ में आया कि वो कहना चाह रहे हैं कि तेरा होने लगा हूँ। तब क्या क्या होता है, एक यात्रा आप सभी के साथ जोड़ती हूँ, सुनिएगा। पिज़्ज़ा बर्गर को तरसूं चाउमीन भी मिल ना पाए, पिज़्ज़ा बर्गर को तरसूं चाउमीन भी मिल ना पाए, तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए। मैं दिल्ली की लड़की तुम ठहरे बुंदेली राजा, मैं दिल्ली की लड़की तुम ठहरे बुंदेली राजा, मुझको भाए काजू कतली तुमको भाए खाजा, मुझको भाए काजू कतली तुमको भाए खाजा। बचपन के तुम मित्र थे मेरे फिर भी तरस न आया, मैं ना करती रही मगर तुमने रिश्ता भिजवाया। झट मंगनी पट शादी करके, झट मंगनी पट शादी करके शहर से गाँव ले आए, झट मंगनी पट शादी करके शहर से गाँव ले आए, तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए। और बहनों का मुझे समर्थन भरपूर चाहिए। देखो पुरुषों का समर्थन इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा, ये भी बुंदेलखंड के हैं, इतना कर रहे हैं कि कम नहीं है।
ससुराल में स्वागत के लिए कौन कौन खड़ा है? जोड़ती हूँ आप सभी को। स्वागत है। मैं बोलूं सब्जी को सब्जी, वो कहती तरकारी। दलिया को छिटिया, पूड़ी को लुचई, नमक को नून। दलिया को छिटिया, पूड़ी को लुचई, नमक को नून। कभी सुना ना मैंने, कहते हैं आटा को चून। कभी सुना ना मैंने, कहते हैं आटा को चून। आधी बोली समझूं, आधी सिर के ऊपर जाए। आधी बोली समझूं, आधी सिर के ऊपर जाए। तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए। और जहाँ सोशल मीडिया का ये दौर है, वहाँ ये गीत वो मेरी पीड़ा सुनिएगा कि गैस सिलेंडर छोड़ के चूल्हे में रोटी बनवाती। गैस सिलेंडर छोड़ के चूल्हे में रोटी बनवाती। और मसाला भी मुझसे सिलबट्टे पर पिसवाती। और मसाला भी मुझसे सिलबट्टे पर पिसवाती। जरे बड़े बर्तन घिस घिस कर हाथ हो गए कारे। सच कहती हूँ मुझको दिन में नजर आ गए तारे। रील बनाने वाली लड़की, रील बनाने वाली लड़की सानी रही लगाए। रील बनाने वाली लड़की सानी रही लगाए। तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए। पिज़्ज़ा बर्गर को तरसूं, चाउमीन भी मिल ना पाए। तुम्हारे घर आकर पछताए, तुम्हारे घर आकर पछताए। बहुत बहुत आभार। जौनपुर की धरती से चल करके हमारे बीच आए हैं और एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं। मैं एक घटना से आपको जोड़ना चाह रहा था कि व्यंग कहते किसे हैं, व्यंग कैसे बोलते हैं और व्यंग पढ़ते कैसे हैं। एक चार पंक्तियों से आपने एक देखा होगा कि अभी अपने देश में कुछ दिन पहले चुनाव हुए, दिल्ली में एक सरकार बदल गई। देखो, हम एक व्यंग्यकार इस बात को कैसे कहता है, आप एक देख लीजिए कि एक दिल्ली में सरकार बदल गई। एक तरफ एक व्यक्ति, एक चेहरा जिसके नाम से पूरा देश चुनाव लड़ रहा है, और दूसरे तरफ अनेक पार्टी, न जाने कितने चेहरे एक साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उन चुनाव के बाद उनमें बिगड़ती किस तरीके से है। एक व्यंग क्या कहता है कि दिल से दिल अपना सियासी दल मिला सकते नहीं। दिल से दिल अपना सियासी दल मिला सकते नहीं। मात खा सकते हैं, मात खा सकते हैं, लेकिन बाज आ सकते नहीं। मात खा सकते हैं लेकिन बाज आ सकते नहीं। वो ठीक ही ऐसा बुजुर्गों ने कहा है दोस्तों, ठीक ही ऐसा बुजुर्गों ने कहा है दोस्तों कि चार कुत्ते एक रोटी मिल के खा सकते नहीं। चार कुत्ते एक रोटी मिल के खा सकते नहीं। बस मेरे ख्याल से प्रखर जौनपुरी जी के लिए इससे ज्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है कि उनमें वो सामर्थ्य है कि आप जितने लोग बैठे हैं वो ठीक है। वो हजारों की भीड़ में, अभी कुछ दिन पहले आप महोबा में थे, मैंने देखा कि लगभग महोबा में जब कार्यक्रम होता है तो 7 और 8 हजार की पब्लिक होती है। जिस समय आप मंच पे खड़े हैं तो आगे की कुर्सी से लगा करके सबसे पीछे वाला व्यक्ति भी पूरे कार्यक्रम, पूरे आपके कार्यक्रम में जो यथास्थान बैठा रहा और वो पूरा उसका आनंद लेता रहा। तो हमें पता है कि आप भी आनंद लेंगे। जो लोग अपना सीट छोड़ के जा रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप प्रखर जौनपुरी जी को सुन के जाएं, नहीं तो आपको भी ऐसा लगेगा कि इधर तक आए। और हम चाह रहे हैं कि जो ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि इस पर एक शीर्ष कलश और स्थापित करें। तो बस उस शीर्ष कलश की श्रेणी में केवल एक कवि हमारे बीच शेष है और वही विशेष है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आवाज दें प्रखर जौनपुरी जी। समाधिक बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम में बताऊं कि हम लोग पूरे देश में कविता पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन जितने मनोयोग से आपने सुना, इस मनोयोग से सुनने वाले आप श्रोताओं के लिए मैं दिल्ली के लाल किले के कवि सम्मेलन को भी न्यौछावर करता हूँ। बढ़िया श्रोता संख्या सवाल नहीं है,
एक वक्ता और एक श्रोता में गीता लिख दी गई। एक वक्ता मधुसूदन भगवान कृष्ण, एक श्रोता अर्जुन। इतने श्रोता तो बहुत ज्यादा हैं, कितनी गीता लिखी जा सकती है। दूसरी बात है कि आचार्य जी बैठे रह गए बड़ी देर तक। एक बधाई दिहुलिया जी को देना चाहता हूँ। दिहुलिया जी बड़े रचनाकार हैं, सिद्धस्थ रचनाकार हैं। भाषा को, साहित्य को, व्यंग को, हास्य को बड़ी शिष्टता के साथ, ये हिंदी में बड़ा भाव है। हास्य व्यंग के नाम पर बहुत अश्लील परोसे जा रहे हैं, लेकिन दिहुलिया जी ने, हमारे रचनाकारों ने जो प्रस्तुत किया, इसमें माँ, बेटा, बहन, भाई सब मिल के सुन सकते हैं। दिहुलिया जी के लिए एक आशीर्वाद, तालियां बजा दें। हमारी कवित्री, हमारे जीत जी, हमारे पंडित ने, सब लोगों ने बहुत अच्छी कविता सुनी। मैं 2 मुक्तक, 2 व्यंग और बाबा जी के लिए एक छंद पढ़ करके जाऊंगा। बड़ी देर से आप बैठे हैं। मैं दिहुलिया जी को ही रेखांकित करके ये मुक्तक दे रहा हूँ। एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है, उभरता है, वो स्वागत माध्यम है कि जिनके खातिर सभी झमेले हैं। कच्ची गोली नहीं ये खेले हैं, चेहरा बिल्कुल शरीफ लगता है, सारे साथी इन्हीं के चेले। वाह वाह वाह। और एक व्यंग का मुक्तक और सुन ले। भग्न परिवेश जी रहा हूँ मैं, हम आप सब जी रहे हैं। भग्न परिवेश जी रहा हूँ मैं, खंडित अवशेष जी रहा हूँ मैं। बुद्ध जिनकी है 4 कौड़ी की, उनके उपदेश भी रहा हूँ मैं, उनके उपदेश भी रहा हूँ मैं। और कवियों के लिए कहना चाहता हूँ कि सूरज धरती पर पड़ा नहीं होता, कभी छोटा बड़ा नहीं होता, किचुआ कितना घिसट ले धरती पर, पांव पर खड़ा है। रचनाकार उसकी धर्मिता है। एक छोटा सा व्यंग में दे रहा हूँ। ये दीप प्रज्वलित कर रहे थे आप, तो एक महिला दीपक को जलाती है और उससे झगड़ा करती है। 4 पत्तियों, बड़े छोटे छोटे व्यंग। कांपती हुई दीप शिखा को देखकर रूपवती बोली, सावधान दीपक, अपनी ज्वलनशीलता पर इतराता ही चलाता है। ज्वलनशीलता में तू हम आदमियों से बहुत पीछे है। तू तब जल पाता है जब तुझे लोग माचिस की तीलियों से जलाते हैं। हम आदमी आपस में एक दूसरे को देखते ही जल जाते हैं। हम आदमी आपस में एक दूसरे को देखते ही जल जाते हैं। आजकल जूता फेंक कर मारने की परंपरा चल पड़ी है। हर बार जूता फेंकने वाला कोई न कोई पत्रकार, जिसके ऊपर फेंका जाता है वो राजनेता। दोनों खतरनाक। मैंने जूते से बात कर ली, पूरे देश का चरित्र उभरेगा। कि एक दिन मैंने जूते से पूछा, अभी तो किस ब्रांड का है? जब किसी पत्रकार द्वारा किसी राजनेता पर फेंका जाता है तो सही ढंग से कर्तव्य क्यों नहीं निभाता? हर बार निशाना चूक जाता है। जूता बोला, श्रीमान जी, मैं जिसके ऊपर फेंका जाता हूँ वह जातिवाद संप्रदायवाद से घिरा है, लोकतंत्र का नासूर है, सिर्फ फिरा है। मैं उसके नापाक चेहरे पर लगता, क्या मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा है? पत्रकार भी छल रहा है, छला रहा है। जिससे कलम चलने चाहिए थे वो जूते चला रहा है। एक व्यंग और देख ले, पत्रकार बंद होंगे, क्षमा करेंगे। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नाग पंचमी को दूध पिलाया जाता है सांप को। किसी पत्रकार ने कहा कभी जी दूध के, पत्रकार की भूमिका बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका एक समाचार अगर गलत हो जाए तो बड़े दंगे हो जाते हैं। किसी पत्रकार ने कहा कभी जी दूध पिलाइए। मैंने कहा श्रीमान जी नाग पंचमी के दिन आइए। पत्रकार महोदय बोले आप हमें कह रहे हैं सांप। मैंने कहा श्रीमान जी कहाँ सांप और कहाँ आप? सांप काटता है तो एक व्यक्ति लहराता है, और आप काटते हैं तो पूरा देश लहराता है। काटते हैं तो पूरा देश लहराता है। और बंधुओं, 2 छंद मैंने बहुत एक टेस्ट के रूप में मैंने आपको कुछ पत्तियां दे दी। आप जानते हैं कि 2.5-3 घंटे से आदरणीय देहुलिया जी की सानिध्य में, मित्रों के सानिध्य में, इन बेटी के सानिध्य में मैं आपके साथ था। 2 छंद परम पूज्य के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए स्वामी जी से मैं चाहूंगा, आदरणीय गर्ग जी सीधी आएंगे, 2 शब्द धन्यवाद देंगे।
त्याग तप त्याग से पवित्र पावन धरा है बंधु, हाँ, तीर्थ के समान देवनाथपुरी धाम है। हाँ, और तप ज्ञान योग की त्रिवेणी से के परम गुरु अलख जगाए गुरु गोरख के नाम है। लोभ मोह राग द्वेष से रहा विरत मन, गीता के समान जिसे योग निष्काम है। और भक्त जन आज जिसे पाकर के धन्य हुए, पूज्य गुरुदेवनाथ संत को प्रणाम है। पूज्य गुरुदेवनाथ संत को प्रणाम है। स्वामी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आए तो शब्द धन्यवाद दें। इसके बाद जो है कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे और प्रसाद है लोगों को प्राप्त करना है। गुरुदेव महाराज की Yeah.